लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग जो इसको राइट डाउन कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं करना है आपको। तो पहली अजम्पशन जो भी होती है इकोनॉमिक्स में, वो सबसे पहली अजम्पशन होती है रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। सबसे पहली जो अजम्पशन है वो क्या होती है, रैशनल कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता आपका विवेकशील है, वो सोच समझ करके निर्णय लेता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा वो ये कहता है कि दो वस्तुएं हैं, टू गुड्स हैं। जब आप आईसी कर्व ड्राइव करेंगे, एक गुड यहां आप लेंगे, एक गुड आप यहां लेंगे, यानी कि दो गुड्स के मामले में आप इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर दो ही वस्तुएं हैं, ना दो से ज्यादा हैं ना दो से कम हैं, ठीक है। तीसरी अजम्पशन हम ये लेते हैं कि जो दोनों वस्तुएं हैं इनसे जो भी एमयू आएगा वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। एमयू जो है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए आपने पढ़ा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की जो आपकी यूटिलिटी होती है, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां इन्होंने ये माना है कि जो यूटिलिटी है वो कहां डिपेंड करेगी, इंडिफरेंस कर्व के मामले में। तो वो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व के मामले में जो एमयू होगी, मार्जिनल यूटिलिटी होगी, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। क्लियर है बात, ठीक है। फोर्थ वाला आप देख रहे हैं, वो कहता है कि जो एमयू है वो क्या है आपकी, पॉजिटिव होनी चाहिए। एमयू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। एमयू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एमयू पॉजिटिव का मतलब होता है कि बोथ गुड आर गुड, बोथ गुड्स आर गुड, दोनों ही वस्तुएं क्या हैं, अच्छी हैं, दोनों वस्तुएं अच्छी हैं। अच्छी होने का मतलब क्या होगा, देखो मैं समझा देता हूं आपको कि सपोज कीजिए आपके पास एक एक्स गुड है और एक वाई गुड है, ठीक है। आप ये एक्स को मान करके चलिए, ये जो है वो सेब है और ये जो है वो आम है। आप सेब को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सेब का उपयोग करते जाएंगे, उसको जो है वो यूज करते जाएंगे, तो आप ये देखते हैं कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है, जिसको हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम, या हम कह देते हैं गोसेन का फर्स्ट नियम। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे इसकी इकाई हम लेते जाएंगे, हमारी जो एमयू है वो कम होती चली जाएगी। और जो एमयू कर्व होता है वो आप देखते हैं कि एमयू कर्व जो है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है, फिर जीरो भी हो जाता है और उसके बाद में नेगेटिव हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सेब को और अधिक और अधिक और अधिक लेते जाएंगे, तो सेब जो है वो अपनी एमयू को कम करता करता जीरो पर आ जाएगा और जीरो के बाद वो हमारे लिए नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यानी कि वो हमको नेगेटिव यूटिलिटी देने शुरू कर देगा। कैसे, अब देख लो कि आपने पहले एक सेब खाया तो आपका जो भूख था, ठीक है, आपको जो स्टार्वेशन था, आपको जो भूख लगी थी, हंगर थी, वो हंगर आपकी थोड़ी कम हुई। आपने दूसरा सेब खाया, आपकी हंगर पूरी तरह से संतुष्ट हुई, यानी कि दोनों सेब ने आपको यूटिलिटी दिया। लेकिन आपने जब तीसरा सेब खाया तो आपको तो हंगर जो थी वो तो आपकी पहले से ही ठीक हो रखी थी, भूख तो आपकी पहले से सही हो रखी थी, तो उस सेब का आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि वहां उस सेब की जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। अब आप जब चौथा या पांचवा सेब खाएंगे, दो और सेब खा लेंगे, तो आपका पेट जो है फटने को हो जाएगा, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाएगी। क्या वो सेब खराब थे? नहीं। चौथा और पांचवा जो सेब आपने खाया वो खराब थे कि नहीं? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अब वो सेब जो है वो आपके लिए गुड नहीं रहे, वो आपके लिए क्या बन गए, वो आपके लिए बन गए बैड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है कि जैसे जैसे हम एक की अतिरिक्त इकाई जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक समय तक वो गुड जो है वो हमारे लिए गुड बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है, और एक समय के बाद में वो हमारे लिए बैड बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि दोनों गुड क्या हैं, गुड हैं। यानी कि इन दोनों से जो भी आपको यूटिलिटी मिल रही है वो आपको मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है। पांचवा आप देखेंगे कि जब आपको जो यूटिलिटी पॉजिटिव मिलेगी, तो वहां पर आपका जो आईसी कर्व है वो बनेगा कन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी कैसा बनेगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा। क्लियर है बात, कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों बनता है कन्वेक्स टू ओरिजिन? तो आप कहते हैं ये बनता है सर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको हम जो है हमेशा MRS XY के तौर पे पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप यहां समझेंगे इसको
कि यहाँ आप ऐसे आईसी कर्व को देखते हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इस कोई पॉइंट के ऊपर हम जो है इतना, यानी कि y गुड को जो है y डैश और x गुड को जो है वो x डैश जितना हम ले रहे थे। ये ए कॉम्बिनेशन हम ले रहे थे जहां पर हमें y डैश और x डैश मिल रहा था। अब हमने क्या किया कि हमको x की यूनिट ज़्यादा लेनी थी, तो अगर हमको x की यूनिट ज़्यादा लेनी थी तो हमने x की यूनिट को बढ़ाया। तो जब हमने x की यूनिट को बढ़ाया तो हमें y को छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो y हमारी ड्रॉप हुई, x हमारा बढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से अगर मेरे को x बढ़ाना पड़े तो अगर मैं उतना ही y जो है वो छोड़ दूं तो आप ये देख पाएंगे कि पहले मेरे को x जो है वो कम मिला था। मैं इसको रेड लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको जो है वो इतना x मिला, अब आपको उससे ज्यादा x मिला। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप ये कहेंगे कि भाई मैंने छोड़ा तो यहाँ पर सेम, लेकिन मिला मेरे को क्या, ज्यादा मिला। इसका मतलब कि मेरा छोड़ना कम हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट किया हमने, y को छोड़ करके जो x लिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। तो उस जो सब्स्टिट्यूशन था उसकी रेट जो थी वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल। मार्जिनल क्यों कहलाएगी, क्योंकि हम जब भी एक अतिरिक्त इकाई में चेंज करते हैं तो वो हमारा मार्जिनल होता है। जैसे आप इसको समझते हैं, देखिए जब आप ये कहते हैं कि मैं कोई रोटी खा रहा हूं और जब मैं एक पहली रोटी खाऊंगा तो मेरे को इतना यूटिलिटी मिलेगा, जब मैं दूसरी रोटी खाऊंगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी इतनी हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को दूसरी यूनिट से जो एक्स्ट्रा मिला वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो जब आप मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि मार्जिनल का मतलब होता है इकाई में चेंज। एक इकाई में चेंज से टोटल में जो चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ y जो है आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो यानी कि यहां आप ये देख रहे हैं कि इस एक इकाई में कमी से आपके यहां पर जो आपको x मिल रहा है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि ये क्या है, मार्जिनल, ठीक है। एक को छोड़ करके दूसरे को ले रहे हैं, क्या है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूट। रेट का मतलब होता है दर। दर क्या कहती है, दर ये कहती है कि आप कितना छोड़ेंगे आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी रेट जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले इतना छोड़ा हमने तो हमें जो है इतना छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब उससे ज्यादा जो है हमने लिया तब भी हमें उतना ही छोड़ना पड़ा, यानी कि दोनों बार छोड़ा तो हमने सेम, लेकिन पहली बार में हमें कम मिला, दूसरी बार में हमें ज्यादा मिला। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरी बार अगर आपको ज्यादा मिला तो इसका मतलब है कि अगर आपको उतना ही लेना हो जितना आपने पहले लिया था, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, अभी ध्यान से देखना, ये वाला, एक सेकेंड कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला आप देखिए यहां, ये वाला। तो अगर आप उतना ही लेंगे तो आपको छोड़ना क्या हो जाएगा, देखिए छोड़ना आपका कम हो गया, ठीक है ना। पहले आपने ये छोड़ा, अब आपने बहुत कम छोड़ा, तो हर बार छोड़ना आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं गुड को, y के बजाय x को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, y को छोड़ करके x को लिया जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन वहां आप देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट में चेंज आप वहां देख रहे हैं तो मार्जिनल है वहां पर, ठीक है। जहां पर आप लेन देन करते हैं वहां पर आपका रेट डिसाइड होता है कि किस रेट के ऊपर आप लेन देन करेंगे, तो वो रेट है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वहां आप ये देख रहे हैं कि अगर मेरे को हर बार सेम इकाई लेनी पड़ती है x की, अगर मैं सेम इकाई बढ़ाऊं किसकी, x की, अगर मैं ये सेम इकाई को बढ़ाता हूं तो मेरा हर बार छोड़ना जो है सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख लीजिए ये कोई पॉइंट था, यहां आप कर रहे थे, अब आपने इसको जो है छोड़ा, इतना आपने इतना लिया, अब हम इतना ही लेंगे। यहां पर देखिए ये इतना ही लिया, यहां पर हमने इतना लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, देखिए आपका जो छोड़ना है वो कितना कम हो गया। पहले आपने इतना छोड़ा, अब आप उससे कम छोड़ रहे हैं, अब आप उतना ही वापस से ले लीजिए। ये देखिए ये ले लिया हमने, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो छोड़ना है वो बहुत कम हो गया, यानी कि हर बार छोड़ना क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो आपका आईसी होता है वो कन्वेक्स होता है। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो फिर आपसे वो पर्सन ये पूछेगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश क्यों कर रहा है, वो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश क्यों कर रहा है, तो आप कहेंगे क्योंकि वो डिमिनिश कर रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नियम की वजह से, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, ठीक है। तो वो क्यों, आप कहेंगे कि वो कहेगा कि ऐसा क्यों है कि डिमिनिश कर रहा है, तो आप कहेंगे क्योंकि दोनों गुड क्या हैं, दोनों गुड गुड हैं। अगर दोनों गुड गुड हैं
तो आपको पता है लॉ उसके ऊपर लागू होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होगा तो वो जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगा उन दोनों के बीच। सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो आपका डिमिनिश करेगा तो आपका आईसी जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल जो है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों गुड क्या हैं, ये किसकी वजह से है, क्योंकि बोथ गुड्स आर गुड की वजह से है। ठीक है ना, देखिए यहां हमने देखा कि आईसी कर्व आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि बोथ गुड आर गुड। ठीक है ना, दोनों गुड जो है वो गुड है इसलिए है। ठीक है, तो दोनों गुड हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्लोप है आईसी कर्व का स्लोप है वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा आपका डाउनवर्ड। ठीक है, वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। अगर आपका डाउनवर्ड स्लोप है इसका मतलब क्या होगा कि दोनों गुड क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड हैं। यहां पर पेज फंसता है। जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कहा था कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर आप ये कहते हैं कि वाई एक्सिस से भी टच नहीं करता, एक्स एक्सिस से भी टच नहीं करता, लेकिन आपने परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मामले में वाई एक्सिस से भी टच करवा दिया और एक्स एक्सिस से भी टच करवा दिया। ठीक है, तो वहां मैं ये बताता हूं कि यहां पर आप देखेंगे कि जो इसकी अजम्पशन है उसके अंदर हम ये मान करके चलते हैं कि गुड्स कौन सी लेंगे, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स लेंगे। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो ज्यादा अवेलेबल होती हैं। ठीक है, वो ज्यादा अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम उन चीजों के ऊपर मॉडल बनाते हैं, उन चीजों के ऊपर नियम बनाते हैं जो रियल लाइफ में ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल गुड देखेंगे तो नॉर्मल गुड के ऊपर आपने लॉ ऑफ डिमांड बना दिया। ठीक है, तो यहां आपको ये समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्यों लिया। सब्स्टिट्यूट गुड्स को इसलिए लिया क्योंकि वो रियल लाइफ में आपको देखने को ज्यादा मिलती हैं। जैसे ये पेन आप देख पा रहे हैं, तो इस पेन का जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत सारी आपको मिल जाएगी। सामने जो कैमरा आप देख पा रहे हैं वो बहुत प्रकार के कैमरे सब्स्टिट्यूट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो ये स्क्रीन आपकी सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जिस मोबाइल या लैपटॉप या टैब में आप ये क्लास देख रहे हैं उसके भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो रियल लाइफ में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स पर हमने मॉडल बनाया है, ये आप ध्यान करेंगे। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट गुड होगी तो आप ये कहेंगे कि ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका 8 पॉइंट बनेगा नेवर। ठीक है ना, नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो अब अगली जो अजम्पशन है वो क्या है आपकी, फिर अगली अजम्पशन है कि सिंगल कंज्यूमर। अभी ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं कि एक ही कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, एक ही कंज्यूमर के प्रेफरेंस, टेस्ट, फैशन की बात हम कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब एक ही कंज्यूमर की बात है तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, कि आईसी कर्व जो है वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ये आपका आईसी कर्व है। ठीक है, ये आपका आईसी कर्व है, ये आपका आईसी कर्व है, ये आपका आईसी कर्व, सो ऑन आप जो है वो आईसी कर्व देखते जा रहे हैं। ये सारे आईसी कर्व आप देख रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं। और हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में भी यही लिखा है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छुएंगे, लेकिन कब नहीं छुएंगे, जब सिंगल कंज्यूमर की बात है। ठीक है ना, कब नहीं छुएंगे, जब सिंगल कंज्यूमर की बात है। अब ध्यान से देखना, मैंने ये बना दिया, ये देखिए ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, यहां आप ये देख पा रहे हैं कि वो एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे और एक इकोनॉमिस्ट की नजर से अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि वो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। आपका क्वेश्चन होगा कैसे नहीं काट रहे हैं सर, क्या बात, अब सामने ही दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि काट रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पर दो कंज्यूमर हैं, एक जो पिंक आईसी कर्व के ऊपर है, एक जो ब्लू आईसी कर्व के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप ब्लू वाले को देखोगे तो ब्लू वाला ब्लू से मैच करेंगे, ये देखिए ब्लू वाला ब्लू से मैच करेंगे। ठीक है, तो ब्लू वाले में देखोगे तो आप कहोगे कि ब्लू वाला जो है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। सेम उसके बैकग्राउंड में अगर आप पिंक वाले देखोगे तो आप कहोगे कि वो भी एक दूसरे को जो है वो टच नहीं कर रहे हैं। क्यों,
अगर हम सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो एक दूसरे को ना तो टच करते हैं ना वो काटते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो कंज्यूमर की बात करते हैं तो उनकी टेस्ट, उनका प्रेफरेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। एक गुड के लिए उनकी यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इस वजह से वो एक दूसरे के आईसी कर्व को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब दो जो है आपके कंज्यूमर होंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना है। दो कंज्यूमर होंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट 11th जो आपका बनता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कहता है कि ऑर्डिनल अप्रोच, क्योंकि आईसी कर्व किस में बन रहे हैं आपके? ऑर्डिनल अप्रोच में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट आ जाता है कि यूटिलिटी जो होती है वो आपकी सब्जेक्टिव, वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, ठीक है ना, जिसको हम इंट्रोस्पेक्टिव भी बोल देते हैं। क्लियर है बच्चे बात? तो ये कुछ जो है आपकी, मैं ये कह सकता हूं कि अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो मैंने शुरुआत की थी, तो वहां पर आप ये देखते हैं कि यहां पर गुड जो है वो क्या है, यहां पर गुड्स क्या है आपकी, यहां पे गुड जो है वो आपकी है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो यहां पर जो गुड है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। लेकिन यहां पर जो गुड है वो क्या है, वो आपकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो गुड्स में ही परिवर्तन हो गया, यानी कि यहां पर ये अजम्पशन जो है वो चेंज हो गई। जैसे ये अजम्पशन चेंज हो गई तो ये वाली अजम्पशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो 8 नंबर की अजम्पशन है वो इसके ऊपर टिकी हुई है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो जब गुड बदल जाएगी तो आप ये कहेंगे कि वो एक्स एक्सिस से टच भी कर सकती है और वाई एक्सिस से टच भी कर सकती है, ठीक है। और देखिए सब्स्टिट्यूट गुड है तो हम ये कह रहे हैं कि आपका आईसी क्या बन रहा है, कन्वेक्स टू ओरिजिन बन रहा है। अब ध्यान से समझना, अगर गुड सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में आपका आईसी कैसा बनता है, एल शेप का बनता है। तो वहां भी आप देखिए कि गुड चेंज होगी तो आपकी ये 5 नंबर की जो 5वें नंबर की जो आवाज जो है मेरी सही नहीं आ रही है क्या, जो 5वें नंबर की आपकी अजम्पशन है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां आप देखते हैं कि गुड सब्स्टिट्यूट है इसलिए कन्वेक्स टू ओरिजिन है, और गुड सब्स्टिट्यूट है इसलिए वो एक एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आप ये कहेंगे कि आईसी आपका कन्वेक्स नहीं बनेगा, आईसी आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो वहां आपकी अजम्पशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो आप कहेंगे कि वो नेवर टच नहीं, वो टच करेगा एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, दोनों चीजें हो गई। लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आईसी कन्वेक्स नहीं बनेगा, एल से बनेगा, ठीक है। और जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करेंगे तब भी आपका यहाँ ये 8 नंबर रह जाएगा कि नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप ये ध्यान करेंगे कि यहाँ पर जो अजम्पशन है वो आपकी टिकी हुई है सिंगल कंज्यूमर के ऊपर, वो आपकी टिकी हुई है सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, वो टिकी हुई है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, वो आपकी टिकी हुई है रैशनल कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। तो यहां आपको ये ध्यान करना है, और वो टिकी हुई है बोथ गुड्स आर गुड के ऊपर, यानी कि दोनों ही गुड जो है वो गुड हैं जिनसे एमयू जो है आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो यहां पर एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर जो होता है वो मोनोटोनिक होता है, ठीक है ना। कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, मोनोटोनिक होता है, जिसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस पाई जाती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपको 2 बंडल दिए जा रहे हैं, कि आपको पता है कि आईसी कर्व के ऊपर 2 वस्तुओं के विभिन्न बंडल होते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलें कि एक्स और वाई के बंडल हैं जिसमें एक्स आपको 2 मिल रहा है, एक बंडल है जिसमें वाई आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा बंडल है जिसमें एक्स आपको 3 मिल रहा है और वाई आपको 4 मिल रहा है। तो आप जो है इन दोनों बंडल में से किस बंडल का चुनाव करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम 3 और 4 वाले बंडल का चुनाव करेंगे क्योंकि इसमें हमको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। मोर इज बेटर, क्या बोलेंगे, मोर इज बेटर। वो हमेशा जो है वो ज्यादा को प्रेफर करता है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये जो मोर इज बेटर है वो कब प्रेफर होगा, जब आपकी एमयू क्या होगी, आपकी एमयू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। जब एमयू पॉजिटिव होगी तभी आपको ज्यादा मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए अब
अब आप समझेंगे इस बात को कि देखो बोथ कमोडिटी आर बैड, दोनों की दोनों कमोडिटी जो है वो आपकी बैड हैं, बुरी हैं। तो आईसी जो है आपका कैसा बनेगा? हमने आईसी कर्व ड्राइव किए थे बच्चे, आपने देखा था कि एक हमने यहाँ पे बनाया था, एक हमने यहाँ पे बनाया था। मैं नीचे ही जो है इसको बनाता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। देखिए आपने ये बनाया था आईसी कर्व, ठीक है। तो आपने कहा था कि हम इस वाले सेक्शन में हैं, इस वाले सेक्शन में जहां एक्स और वाई है, दोनों गुड गुड हैं, ठीक है। दोनों गुड क्या है? गुड। तो यहां भी मैं लिख देता हूं गुड जो है गुड है, और यहां भी मैं लिख देता हूं कि गुड जो है वो गुड है, ठीक है। तो यहां आपका आईसी बना कन्वेक्स, ऐसे। क्लियर है बात? लेकिन जैसे जैसे आप इसकी ज्यादा मात्रा लेते जाएंगे तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी? बैड। ये आपके लिए बन जाएगी बैड, तो ये हो जाएगी आपका बैड। लेकिन नीचे वाली क्या है आपकी? नीचे वाली आपकी गुड है, तो आपका आईसी जो है वो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपकी गुड कौन सी है? यहां आपकी गुड जो है बैड है। लेकिन जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली गुड भी आपकी क्या हो जाएगी? बैड। लेकिन यहां कौन सी है? गुड, ठीक है। तो ये वाली क्या हो जाएगी? दोनों बैड, ठीक है, दोनों बैड। यहां ये बनेगा और यहां जो है आप ये बनाते हैं, तो आपका आईसी जो है वो ये बन जाता है गोल, ठीक है। कई बुक्स में आप ये गोल आईसी देखते हैं। तो जब आप गोल आईसी देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम सिर्फ जो आईसी का हिस्सा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ये वाला हिस्सा, जहां पर दोनों गुड क्या है? गुड है। जब दोनों गुड गुड हैं तो आपका आईसी क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन। लेकिन जब दोनों गुड क्या है? बैड हैं, तो आपका आईसी कैसा है? कनकेव टू ओरिजिन। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा ही हो गया है, देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है दोनों गुड बैड हैं तो आईसी कैसा बनेगा? कन्वेक्स टू ओरिजिन तो नहीं बनेगा, कनकेव टू ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अपवर्ड स्लोपिंग तो नहीं है ना, ये देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये ऐसे बनाना ऊपर से नीचे, ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ से आएगा जैसे आपका पीपीसी आता है, ठीक है। ये जैसे आपका पीपीसी आता है ये वाला ऐसे बनाना, ठीक है। तो जैसे आपका पीपीसी आता है वैसा ही कनकेव टू ओरिजिन और ऊपर से नीचे डाउनवर्ड। तो ये आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये आप पढ़ के आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉ ऑफ यस सर आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे बेटा, अभी तो साफ है, स्क्रीन भी सही दिख रही है। क्या सभी को ऐसा कोई समस्या है? नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। नहीं सर, क्लियर है। बेटा आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो सकता है, देखिए, ठीक है। एक बार आप रीजॉइन कर लीजिए, या तो फिर हो सकता है कि कई बार कनेक्शन या कोई ऐसा एरर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मोर ए कंज्यूमर कंज्यूम ए प्रोडक्ट। अभी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे, कंज्यूम जो है वो करते चले जाएंगे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आपके लिए कम होती चली जाएगी, जिसको हम गोसेन का फर्स्ट नियम भी कहते हैं। गोसेन फर्स्ट नियम जिसको हम कहते हैं, गोसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ। और ये आया था 1854 में, ये आपको ध्यान कर लेना। तो लेसर यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द मार्सिलियन स्कूल ऑफ थॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच, कहता है कि इनमें से कौन सी यूटिलिटी की मेजरमेंट की अप्रोच है जो मार्सिलियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। उसका बेस क्या है? मार्सिलियन स्कूल ऑफ थॉट। और मार्शल ने कौन सी यूटिलिटी दी है? आपको सभी को पता है, वो आपको पता है कि वो दी है कार्डिनल अप्रोच। तो आपने पढ़ा कि यूटिलिटी को हम 3 तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। एक आप पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच, एक आप पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, और एक आप पढ़ते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस। जब आप कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि डॉक्टर मार्शल आते हैं, और डॉक्टर मार्शल जो है वो ये कहते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर में माप सकते हैं। जब ऑर्डिनल की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि ऑर्डिनल में हिक्स एंड एलन आते हैं, जो कार्डिनल को जो है क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑर्डर दे सकते हैं। फिर आते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस 1938,
जहां डॉक्टर सैमुअल्सन जो है, पॉल सैमुअल्सन देखने को मिलते हैं, जो ये कहते हैं कि आप जो है ना तो कार्डिनल के जैसे माप सकते हैं, ना ही आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपको असल में देखना है कि क्या प्रेफरेंसेस है, किसको कहाँ से यूटिलिटी मिल रही है, तो वो आप उनके बिहेवियर को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके जो है देख सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिहेवियरल अप्रोच जो है इसको कहा जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए हायर आईसी जो है वो आपको क्या देगा? हायर यूटिलिटी। हायर आईसी गिव्स यू ए हायर यूटिलिटी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सीधा ही आ जाएगा। यहाँ आप देख पाते हैं ना कि ये आपका आईसी है, फिर ये आपका आईसी है, ये आपका आईसी है, तो सबसे ज्यादा जो है वो यूटिलिटी कौन दे रहा है? आपका ये वाला आईसी सबसे ज्यादा दे रहा है, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। ठीक है, तो हायर आईसी गिव्स हायर यूटिलिटी और लोअर आईसी गिव्स लोअर यूटिलिटी। तो यहाँ आपको ए हायर आईसी की बात की गई है, तो ये सीधा कहता है हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द मोर ए कंज्यूमर कंज्यूम ए प्रोडक्ट। वो कौन सा जो नियम है वो ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा चीज को खरीदता जाता है, द लेसर द यूटिलिटी ही ड्राइव्स फ्रॉम एन एडिशनल कंजप्शन। ठीक है, तो वो अतिरिक्त कंजम्पशन से उसको कम यूटिलिटी मिलती चली जाती है। देखिए जैसे जैसे वो एक वस्तु का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। कौन सा नियम कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि गोसेन का फर्स्ट नियम जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूटिलिटी इज नॉट ट्रू। कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यूटिलिटी के रिगार्डिंग जो है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बोल रहा है, फॉल्स है, झूठी है। देखिए यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर ड्राइव्स बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी कि ये कहता है कि यूटिलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को बताता है। तो आपको पता ही है, क्योंकि हम कोई वस्तु को अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। आप कहेंगे ये स्टेटमेंट तो सही है, ये तो झूठी नहीं है। दूसरा देखिए, कहता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर मेक चॉइस। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि अगर हमें चॉइस जो है वो करनी है तो हमें देखना पड़ेगा फिजिकल रिलेशन ऑफ एक्स एंड x2, और यहाँ हमें देखना पड़ेगा यूटिलिटी मेजरमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये चॉइस में हेल्प करता है, तो ये भी सही है। यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल, यूटिलिटी को हमेशा मापा जाता है। तो आप ये ध्यान करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन जो है उसमें ऑलवेज वर्ड आपको देखने को मिल जाए, या नेवर जो है वो आपको देखने को मिल जाए, या ओनली वर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाए, तो आप ये मान करके चलेंगे कि वहां पर 99% जो आंसर है वो नेगेटिव है। ठीक है, क्या है? नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव का मतलब वो गलत होगा। तो नॉट ट्रू यानी कि आप देखेंगे ऑलवेज यानी कि इसी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर मनी इनकम जो है वो कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाए और दूसरी सारी चीजें जो है वो बीइंग कांस्टेंट, वो जो है वो कांस्टेंट रहे, तो बजट लाइन जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी? आई थिंक ये कल भी हमने पढ़े थे तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, ये बिहेवियर में ही है। तो देखिए क्या होगा, कहता है इफ मनी इनकम, अगर कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए पहले वो उसकी इनकम ये थी और प्राइस जो है वो सेम रहते हैं, यानी कि आप देखें कि M और P1 P2 ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो M और P1 और P2 जो है आपका क्या रहा? कांस्टेंट। ये कहता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट द बजट लाइन विल बी, और M आपका क्या होगा? बढ़ गया। तो आप सीधा ही देखते हैं कि जब M बढ़ जाता है तो आपका जो बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। हम पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि शिफ्ट राइट वर्ड्स इन ए पैरेलल वे। देखिए यहाँ पर आंसर जो है राइट वर्ड तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर बात है कि पैरेलल वे में शिफ्ट होगा, यानी कि बिल्कुल समानांतर होगा। यानी कि यहाँ जो गैप है वो पूरा बीच में भी वही सेम गैप के साथ। ठीक है, पैरेलल आप समझते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि आंसर जो है वो आपका सी बन जाएगा। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मोर ए कंज्यूमर कंज्यूम ए प्रोडक्ट ही ड्राइव्स लोअर यूटिलिटी फ्रॉम। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे वो ज्यादा कंज्यूम करता जाएगा उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होगी? कम मिलेगी। लेकिन कहाँ से मिलेगी कम? एडिशनल कंजप्शन से।
ठीक है ना। जब आप अगली इकाई को यूज करोगे, अगली इकाई को कंज्यूम करोगे, तभी तो आपको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान करना है कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा कि एडिशनल जो कंजप्शन हम करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो कम होगी। क्लियर है ना, कि एडिशनल यूनिट से ये जो है वो हमारी कम होगी, नहीं, एडिशनल यूनिट कम नहीं होगी, एडिशनल यूनिट की कंजप्शन से जो यूटिलिटी मिल रही है वो हमारी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड, यानी कि ऐसा कौन सा अप्रोच है जो ये कहता है कि यूटिलिटी को मापा भी जा सकता है और उसको मात्रा भी दी जा सकती है कि इतनी मात्रा मिली। तो आपको पता है वो अप्रोच है आपकी कार्डिनल अप्रोच, और ये दी थी आपको पता ही है डॉक्टर मार्शल ने, डॉक्टर मार्शल जी ने दी थी, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा कार्डिनल अप्रोच। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहां पर सी आपको घुमाने के लिए दिया गया है कि बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल ऐसा कहता है कि भाई उसको माप सकते हैं, ऑर्डिनल क्या कहता है कि मापा नहीं जाता, उसको ऑर्डर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हु इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कि इसमें जो मेन जो है वो कौन सा है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को करने वाला जो मेन अर्थशास्त्री है वो कौन है। तो आप ये ध्यान करेंगे, ध्यान से समझ लेना कि डॉक्टर मार्शल जो हैं, डॉक्टर मार्शल, जीवॉन्स, वोलरस, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मार्जिनलिस्ट कहा जाता है। मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिक्स, मार्जिनलिस्ट क्यों, क्योंकि इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था। क्लियर है बात, इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को कंसेप्ट दिया था, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, मार्जिनलिस्ट। यानी कि जब आप टीयू एमयू पढ़ते हैं, जब आप टीपी में एमपी पढ़ते हैं, जब आप टीसी में एमसी पढ़ते हैं, तो हर जगह आप मार्जिनल कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जैसे जैसे एक इकाई बदलेगी तो टोटल में चेंज आएगा, उसको हम मार्जिनल कहते हैं। तो जहां आप टीपी में एमपी, टीसी में एमसी, टीयू में एमयू, टीआर में एमआर, सारी जगह आप मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये जो मार्जिनल का कंसेप्ट है वो दिया था डॉक्टर मार्शल ने, जीवॉन्स ने और वोलरस ने, इसलिए इनको जो है वो मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा डी, मार्शल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इन केस ऑफ नेसेसरी कंज्यूमर सरप्लस इज। तो नेसेसरी गुड के मामले में जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होगा। तो देखो नेसेसरी गुड्स हैं और कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि हमने अभी तक कंज्यूमर सरप्लस को पढ़ा नहीं है, जब हम मार्केट को क्लियर कर लेते हैं तो मार्केट के बाद हम कंज्यूमर जो सरप्लस है उस कंसेप्ट को रीड करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सीधा आंसर बता देता हूँ कि जो नेसेसरी गुड्स के मामले में जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो इनफिनाइट होता है। ठीक है, एक बार के लिए आप इसको इतना ही रखें, नेक्स्ट जब हम इसको पढ़ लेंगे तब आप इसको समझेंगे कि कैसे इनफिनाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच इज यूटिलिटी रैंक्ड इन ऑर्डर। किसमें रैंक दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। तो आपको सीधा ही पता है कि ऑर्डर जो है वो ऑर्डिनल मेथड में दिया जाता है, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द सफिशिएंट कंडीशन रिगार्डिंग आईसी कर्व इज। तो जो आईसी कर्व है उसके लिए जो सबसे सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब भी मॉडल पढ़ते हैं, जब भी जो है कोई थ्योरी पढ़ते हैं, वो थ्योरी जो रियल वर्ल्ड से ज्यादा नजदीक है उसके ऊपर पढ़ते हैं। तो रियल वर्ल्ड के ज्यादा नजदीक थी सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसलिए वहां पर जो उसकी जो कंडीशंस है, उसकी जो शर्तें हैं, उसकी जो अजम्पशंस हैं, वो आपके लिए जनरल पूछी जाती हैं। तो यहां आपको पता है कि आईसी कर्व जो है हमारा वो बनता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आईसी कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाँ जी, इसमें आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग भी तो होना चाहिए था। जम्पसन तो ये भी तो बोलती है ना कि आईसीएस डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यस यस, आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप जो है, देखिए मैं आप
आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भी आपका डाउनवर्ड स्लोप है जब दोनों गुड क्या हैं, बैड हैं। हाँ और यहाँ भी आपका डाउनवर्ड स्लोप है जब दोनों गुड क्या हैं, परफेक्ट कंपटीशन में हैं, सॉरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हैं। और यहाँ भी आपका आईसी जो है वो डाउनवर्ड है, तो इसमें भी डाउनवर्ड, इसमें भी डाउनवर्ड, इसमें भी डाउनवर्ड, तो आप तीनों में डाउनवर्ड है, तो आप इसको जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आईसी कन्वेक्स तो सिर्फ यहाँ है अकेले, अगर ऑप्शन आ जाए बी और सी दोनों तो फिर चलेगा। ओके। जब आपको आ जाए ना कि डी में आपको ये मिल जाएगी बी एंड सी, तो फिर वो आंसर हाँ। आपका जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है बी एंड सी, यहाँ आपको सीधा ही वो एग्जैक्ट पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में भी डाउनवर्ड, इस कंडीशन में भी डाउनवर्ड, इस कंडीशन में भी डाउनवर्ड, तो फिर आप डाउनवर्ड को अगर ठीक कर देते हैं तो आप इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर रीचिंग ए सैचुरेशन पॉइंट कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉस्ट। देखिए सैचुरेशन पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी को। तो जब हम पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पे आती है जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी है जो आपकी मैक्सिमम होती है, तो आपका जो MU होता है वो आपका 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट होता है आपका, यहाँ पर आपका MU क्या होता है, 0 होता है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो इस सैचुरेशन पॉइंट पे आप क्या देखेंगे, टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। तो यहाँ आप देखोगे टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ टू इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। तो आप सीधा देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है वो आपको बता रहा है, क्योंकि इसके बाद आपका TU जो है वो डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगा और आपका MU जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है आफ्टर रीचिंग, देखो आफ्टर रीचिंग यानी कि इस पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये मैं आफ्टर रीचिंग थोड़ा सा पढ़ना रह गया था मेरा कि आफ्टर रीचिंग जो है इसके बाद जो है वो क्या होगा, तो आपका TU जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और आपका MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है 15 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी इज ट्रू। कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के संबंध में सही है, सच है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी यानी कि आईसी करो वापिस से, ठीक है, ध्यान कर लेना है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा जा सकता है, गलत बात, क्योंकि ऑर्डिनल ये मानते हैं कि यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको हम रैंक दे सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कैन आल्सो बी रैंक्ड, मापा भी जा सकता है, ऑर्डर भी दे सकते हैं। नहीं, वो साफ साफ कहता है कि उसको मापा नहीं जा सकता। यूटिलिटी कैन बी नाइदर मेजर्ड नॉर बी रैंक्ड, तो ये भी कह रहा है कि नहीं माप सकते लेकिन रैंक भी नहीं दे सकते। नहीं, वो क्या कहता है कि मापा नहीं जाता, रैंक दी जा सकती है। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, मापा नहीं जाता, बट कैन बी रैंक्ड, यस। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटिलिटी इज डिफाइंड बाय, यूटिलिटी जो है वो किसने डिफाइन किया। तो आपको पता है कि जो यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आपका दिया था डॉक्टर मार्शल ने 1890 में, जो उनकी बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी में इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। लॉ ऑफ डिमांड इन्होंने वहाँ दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्होंने वहाँ दिया है, यूटिलिटी का कंसेप्ट इन्होंने वहाँ दिया है, और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ करके आए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंसेप्ट इन्होंने वहाँ दिया है। तो जो 1890 में इन्होंने जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए, डॉक्टर मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड ऑन इट्स क्वांटिटी। कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की वो उसकी क्वांटिटी पे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, एंड इज, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एंड इज किसके साथ में जो है वो चीजें कर रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कमोडिटी डिपेंड ऑन इट्स क्वांटिटी, यूटिलिटी जो है क्वांटिटी होती है ना, जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और वो उस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे कह रहा है मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 1 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी, फिर 3 क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी को क्या किया, बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, क्वांटिटी आपने बढ़ाई है,
लेकिन आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या करती जाती है, वो कम होती चली जाती है। जैसे आपको पहले वाली से 30 MU मिला, फिर आपको 20 मिला, फिर आपको 8 यूटिलिटी वाली मिली, तो यानी कि यहाँ पर आपकी MU क्या होती चली गई, कम होती चली गई। यहाँ पे आपने क्वांटिटी क्या की थी, बढ़ाते चले गए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी को बढ़ाया तो MU आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, आपका इनवर्स रिलेशन है। तो ये सीधा आंसर आपको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 17 से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो उसके उल्टे जो है MU आपका कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्या कहता है, डैश ऑफ ए कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय ए कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। तो सीधा सीधा जो है वो कहता है कि जैसे एक अतिरिक्त इकाई आप लेंगे तो आपका जो कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई को लेने के बाद में उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जब हम एक अतिरिक्त इकाई की बात करते हैं या एडिशनल यूनिट की बात करते हैं तो वहां आपका आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। सर हाँ जी बेटा, वो एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दो, ये बड़ा कौन सा मार्जिनल क्वेश्चन? यूटिलिटी अभी जो आपने ये समझाया। 18 क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। देखिए डैश 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 इन्होंने लिख रखा है, ऑफ ए कमोडिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय ए कंज्यूमर। कहता है कि एक कमोडिटी जो है वो एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है। एडिशनल यूटिलिटी कहां से मिलेगी, जब उसको कोई एडिशनल यूनिट मिलेगी तभी तो उसको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी। जैसे आपके पास पहले से 5 यूटिलिटी हैं, अब आपके पास 2 यूटिलिटी और आ गई तो 2 एडिशनल यूटिलिटी हो गई। वो 2 एडिशनल यूटिलिटी आपको कब मिलेगी, जब आप कंज्यूम करेंगे 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब आप एक अधिक इकाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कंसेप्ट को क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, इसको हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। क्लियर है बात। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो हमें जो है उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे सपोज कीजिए आप जो है वो पहली यूनिट आपने कंज्यूम की, आपको यूटिलिटी मिली 10, ये आपके लिए टोटल भी है और ये आपके लिए मार्जिनल भी है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा जो है इकाई यूज किया तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़कर के हो गई 18। लेकिन यहां पर आप ये कहेंगे कि पहले से मेरे को जो है वो 10 मिली थी, इस वाले से मेरे को कितनी मिली 8। तो दूसरी यूनिट के कंजप्शन से आपको जो यूटिलिटी एडिशनल मिली वो कितनी मिली 8, क्योंकि 10 तो पहले आपके पास में थी ही जब आपने वो एक इकाई जो है वो कंज्यूम कर रखी थी। तो यहाँ पे आपको एडिशनल मिला 8, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वाज प्रपोज्ड बाय, तो सीधा सा आंसर आप देख रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो आपको डॉक्टर मार्शल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है कि इनमें से जो है वो कौन सी अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के संबंध में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वो आप कॉन्टिन्यूअस कंजप्शंस को इंपॉर्टेंट रखते हैं। देखिए कैसे मैं आपको ये समझाता हूँ। आंसर जो आपका आएगा बी, लेकिन क्यों हम कॉन्टिन्यूअस कंजप्शंस को इसकी अजम्पशंस रखते हैं, ध्यान से समझना। सपोज कीजिए आपको भूख लगी है, सुबह नाश्ता हो के टाइम में आपको बड़ा भूख लगा, आपने पहली रोटी खाई, आपको अच्छी यूटिलिटी मिली, आप मान के चलिए कि आपको 20 यूटिलिटी मिली। आप दूसरी रोटी खाएंगे तो आपको पता है कि आपको जो यूटिलिटी है वो कम मिलेगी, 16 मिली। तीसरी खाई आपको जो यूटिलिटी मिली 10, ठीक है। चौथी खाई आपको यूटिलिटी मिली 2। तो यानी कि आप जब इसको लगातार खा रहे हैं तो आप जो है ये देखेंगे कि यूटिलिटी जो है वो आपकी कम होती चली जाएगी। लेकिन अब इसको मैं जो समझा रहा हूं उस तरीके से समझना कि आपको भूख लगी थी सुबह सुबह, आपने एक रोटी खाई, आपको यूटिलिटी कितनी मिली 20। अब आपने रोटी खाई नहीं, छोड़ दिया, गैप दे दिया 4-5 घंटे का, दोपहर हो गई, दोपहर तक तो आपको भूख दोबारा बढ़ गई। जब आपकी भूख दोबारा बढ़ गई तब आपने दूसरी रोटी खाई दिन की, यानी कि उस डे की दूसरी रोटी खाई। जैसे आप दूसरी रोटी खा रहे हो डे की, तो आपकी यूटिलिटी जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी अब भूख जो है वो बढ़ चुकी है। हो सकता है कि आपको 25 यूटिलिटी मिल जाए। जब आपको 25 यूटिलिटी मिल सकती है तो इसका मतलब जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो तो फेल हो जाएगा।
तो वो फेल ना हो, इसलिए यहाँ पर एक अजम्पशंस ली जाती है कि आप जो कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन करते हैं, आप लगातार खाएंगे, यानी कि आप उसमें गैप नहीं दे रहे हैं, तभी जो है आपका ये नियम लागू होगा। अगर आप बीच में गैप दे देंगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो बढ़ जाए, जरूरी नहीं है कि वो कम होगी। ठीक है, तो वहां पर फिर ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां जो प्रश्न है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ आर सेज इफ ए पर्सन हैज प्रोडक्ट, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रोडक्ट है विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, जिसके बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं, या हम ये कहें कि अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूज इन सच ए वे, तो वो उन यूज को जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है दैट इट हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी, जिससे उसे जो है वो हर बार, यानी कि उन सभी तरीकों से उसको जो है वो क्या मिलेगा, सेम मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मिलेगी। क्लियर है बात। तो ऐसा जो आप देखते हैं, तो अब आप ध्यान करेंगे टू गुड्स के संबंध में आप देखते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नियम। ठीक है, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है वो आपको ये कहता है कि आप अपने रुपए को एक्स पे लगाएं, चाहे आप वाई पे लगाएं। अब आप एक्स पे भी लगा रहे हैं तो वहां पे भी आपको जो है उतना ही यूटिलिटी मिल रहा है जितना आप मनी से छोड़ रहे हैं। अगर आप वाई पे लगा रहे हैं वहां भी आपका जो है उतना ही यूटिलिटी मिल रहा है जितना कि आप छोड़ रहे हैं। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये आप जो है डायग्राम देखते हैं, इधर से एक्स का, इधर से वाई का, और ये आपका MUM। तो ये वो जो पॉइंट है जहां पर हम टू गुड्स के मामले में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम के मामले में देखते हैं, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट करता है, और इसे गोसेन का सेकंड नियम कहा जाता है। तो फर्स्ट नियम तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सेकंड है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 22 क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ MU ऑफ टू गुड्स इज। ठीक है, तो MU ऑफ टू गुड इज जो रेशियो है वो क्या कहलाता है MU के बीच में। तो आपने IC करो जो पढ़ा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेट देखा, कौन सा रेट देखा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात हम यहाँ करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1A MRS। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।